नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले डीएलएड प्रथम चरण की जो काउंसलिंग है वो पूरी हो गई है। प्रथम चरण की काउंसलिंग में कुल 3 चक्र थे। एक जो पहला चक्र था जिसमें 1 से लेकर के 20,000 रैंक तक की विद्यार्थियों को बुलाया गया था, उनकी संस्था का आवंटन 3 जनवरी को। दूसरे चक्र में 3 जनवरी से 8 जनवरी तक विद्यार्थियों को संस्था आवंटन के लिए कहा गया था। इसका जो परिणाम जारी हुआ था 9 जनवरी को, और 9 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी यानी कल तक संस्था आवंटन के लिए जिन विद्यार्थियों को बुलाया गया था उनको आज संस्था आवंटन का जो अलॉटमेंट है वो कर दिया जाएगा। और इन विद्यार्थियों को बुलाया गया था, उनकी रैंक थी 1,01,000 से लेकर के 2,40,000। द्वितीय चक्र में कुल 1,00,000 विद्यार्थियों में से केवल 33,059 विद्यार्थियों को ही सीटें आवंटित की गई थी और लगभग 67,000 जो सीटें हैं वो लगभग रिक्त रह गई थी। वहीं पर इसमें 2 अपडेट ये हैं कि एक तो ये कि अब जिन विद्यार्थियों की रैंक 2,40,000 से नीचे है, यानी कि इसमें जो आवेदन किया था, इस जो नोटिस जारी हुई थी उसमें जानकारी दी गई थी कि 3,25,769 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। और इसमें तीनों चक्र में जो प्रथम चरण की काउंसलिंग हुई थी उसमें बुलाया गया था केवल 2,40,000। तो अब जिन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा वो 2,40,000 से नीचे के विद्यार्थी। हालांकि इसके पहले के भी जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है या जिन्होंने भाग लिया है उनको अच्छे विद्यालय आवंटित नहीं हुए, मनोवांछित विद्यालय वो आवंटित नहीं हुए, वो विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है उसकी 5,000 रुपये फीस भी कटाई है, लेकिन बाद में विद्यालय में काउंसलिंग नहीं करवाई है, वो फिर से पैसा जमा करके फिर से आगे जो है आगे की जो प्रक्रिया उसमें भाग ले सकते हैं। इसके लिए जो जानकारी निकल करके आ रही है कि अब जो है संस्थानों को, चूंकि अब समय कम है, डीएलएड में जो सत्र है वो ऑलरेडी लेट हो चुका है, काफ़ी लगभग 4 महीने लेट हो चुका है। इस वजह से सीधे सीधे कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं सभी को छूट दिया जा सकता है कि ये जो कॉलेज हैं वो सीधे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन उन्हीं विद्यार्थियों का होगा जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया होगा डीएलएड के लिए। 3,25,769 विद्यार्थियों में से ही आवेदन किया होगा। प्रक्रिया वही होगी, पहले ऑनलाइन फीस कटेगी, फिर आपको विद्यालय में जाना होगा और विद्यालय में जाकर के अपनी काउंसलिंग वगैरह जो है करवानी होगी, एडमिशन लेना होगा सीधे। वहीं पर समाचार पत्रों के माध्यम से और कई स्रोतों से ये जानकारी दी गई थी कि अब पहली बार उत्तर प्रदेश में जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। अगर सीट रिक्त रह जाएंगी तो निश्चित तौर पर जो सीट है वो रिक्त रह गई है। और जानकारी ये मिली है कि जो 2,40,000 विद्यार्थियों को बुलाया गया था इसमें भी बहुत कम विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो इस बार रिक्त रह गए हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त रह गए हैं। केवल 1 लाख विद्यार्थियों को ही जो कॉलेज है वो आवंटित हो सकता है। आज शाम को इसकी जो सूची है वो जारी हो जाएगी। 33,000 विद्यार्थियों को पहले द्वितीय चरण तक आवंटित किया गया था जब 1 लाख विद्यार्थियों को बुलाया गया था, और उसके बाद में भी लगभग 60-70,000 विद्यार्थियों ने ही एडमिशन लिया होगा। तो अब जो है दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया अब इसके बाद शुरू हो सकती है। इसका अंतिम चरण 20 या 22 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन लेने की प्रक्रिया। जिन विद्यार्थियों को आज कॉलेज आवंटन हो जाएगा वो विद्यार्थी विद्यालय जाएंगे, जो विद्यालय उनको मिला होगा वहाँ पर जाकर के अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो जाकर के वेरिफिकेशन करवाएंगे। और उसके बाद में फिर 22 जनवरी के बाद से जो अगला चरण है सीधे प्रवेश का, या दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनको जो मौका है वो दिया जाएगा। वहीं पर मैं आपको बता दूं को जो विद्यार्थी, चूंकि आपने देख ही लिया है कि एडमिशन कम हो रहे हैं, जो विद्यार्थी कम पैसे में और अधिक सुविधा के साथ में डीएलएड करना चाहती हैं तो बहुत सारे जो प्रबंधक है वो परेशान, इस समय एडमिशन नहीं हो रहे, तो उन्होंने फीस बहुत कम कर दी है। बहुत सारी स्कॉलरशिप और जो सुविधाएं वो देने का ऐलान किया है। महिलाओं के लिए यहाँ पर बालिकाओं के लिए एक स्कूल गाजीपुर में रेशमा महिला महाविद्यालय, यहाँ पर इन्होंने अपना नंबर भी जारी किया है 8545824812। और यहाँ पर आप लोग जाकर के सीधे बात कर सकते हैं कि आप हमको कौन कौन सी सुविधाएं देंगे और कितनी फीस में एडमिशन लेंगे। एक और विद्यालय है सत्यानंद उच्च शिक्षा संस्थान, और यहाँ पर इन्होंने भी यही ऐलान किया कि हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, पढ़ाई लिखाई की, वाईफाई कैंपस है और रैंकिंग फ्री है, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। लेकिन इनका भी यही दावा है कि हमारी फीस प्रदेश में सबसे कम है, और जो अन्य चीज़ें हैं टीचिंग वगैरह की उसमें आप लोगों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। और यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7752887211। यहाँ पर आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग में ये कॉलेज कोड है इनका डीएलएड के लिए 290033, एक कोड ये है, और दूसरा ये एसएन उच्च शिक्षा संस्थान इन्हीं का है और इनका कॉलेज कोड है 210051। तो
जिनको डीएलएड करना है वो विद्यार्थी ये कॉलेज भी देख सकते हैं। अगली जो सूचना है वो है शिक्षा मित्रों को लेकर के एक सूचना है। शिक्षा मित्र, बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो पढ़ा नहीं रहे हैं, विद्यालय ही नहीं आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा 50,000 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर रहे हैं शिक्षा मित्र। असल में इतना कम इनको मानदेय मिलता है तो पढ़ाने में मन कहाँ लगेगा। यही काम आंगनवाड़ी करती हैं, फॉर्मेलिटी के लिए जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर वो चल रहे हैं, कुछ होता नहीं है वहाँ पर। उनका मन भी नहीं लगता है कि भाई 5-6 हज़ार रुपये में होता क्या है, और कम से कम संतोषजनक जिससे अपनी जीविका का निर्वाह कर सके लोग, कम से कम उतना मानदेय तो मिलना ही चाहिए। और मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि जितने भी आउटसोर्सिंग है और बाकी वैकेंसीज है संविदा वाली, उन सभी में से कम 25,000 रुपये का मानदेय तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो अवकाश लिए हुए हैं और इस उम्मीद में है कि शायद कभी परमानेंट हो जाएंगे या मानदेय बढ़ जाएगा तब हम ज्वाइन कर लेंगे या इसको आगे बढ़ा देंगे। तो वो लंबा अवकाश लिए हुए हैं। इससे होता ये है कि इनकी गणना तो की जाती है शिक्षकों में, विधानसभा में देखा भी होगा, लेकिन इससे जिंदगी बर्बाद हो रही है नौनिहालों की, विद्यार्थियों की। उनका अनुपात समानुपात तो ठीक कर देना कि ये है, नौकरी से भी हटे नहीं है, लेकिन अवकाश लिए हुए, लंबा अवकाश लिए हुए हैं। प्रत्येक जिले में यह स्थिति है। लखनऊ में 42, हरदोई में 1, रायबरेली में 36, सीतापुर में 45, उन्नाव में 28, लखीमपुर खीरी में 48। इस तरीके की पूरी लिस्ट है। लिखा है सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षा मित्र लंबे समय तक अवैतनिक अवकाश लेकर के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर रहे हैं। इससे विद्यालयों में स्टाफ की भी कमी रहती है और लखनऊ सहित हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली सभी जगह एक जैसी स्थिति है। इस संबंध में प्रधानाध्यापकों की ओर से विभाग में शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसका सीधा असर विद्यालय की व्यवस्था पर पड़ रहा है। पूरे मंडल में करीब 12,000 शिक्षा मित्र, इसमें 270 एक मंडल की बात हो रही है, लंबे समय से अवकाश पर है। प्रधानाध्यापकों का कहना है कि लंबे समय तक अवैतनिक अवकाश पर रहने वाले शिक्षा मित्र दूसरे कामों में लगे। इनका मानना है कि किसी तरह से नौकरी पर चलती रहे, नौकरी बनी रहे, ताकि आगे सरकार उनके लिए कोई बेहतर विकल्प न निकाले। लिखा है कि वो दूसरे कोई भी काम कर ले रहे हैं तो 10,000 रुपये से ज़्यादा कमा ले रहे हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है मौजूदा समय में उन्हें जो मानदेय मिलता है उससे ज़्यादा वे दूसरा काम करके कमा लेते हैं, लेकिन इसमें करीब 50,000 बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं शिक्षा मित्र, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। वही लिखा हुआ, कहने को तो पद भरा हुआ है लेकिन इससे काम प्रभावित हो रहा है। नहीं बड़ा मानदेय, मजबूर है शिक्षा मित्र, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप नौकरी से छोड़ दीजिए। नहीं कर रहा है, नहीं करना है, नहीं पूरा पढ़ रहा है तो आप जाकर के दूसरे काम में करिए ना, तो और ताकत से कमा लेंगे। अभी तो आपको थोड़ा सा उम्मीद है कि हमारी नौकरी बहाल हो जाएगी, हो सकता है परमानेंट हो जाए। परमानेंट तो ज़िंदगी में नहीं होंगे, और वो बात अलग है, वेटेज अगर आपको मिल जाए, सुपर टेट आप निकाल लें तो इस तरीके से परमानेंट हो सकते हैं, लेकिन सीधे परमानेंट कोई शिक्षा मित्र नहीं हो पाएगा। और लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप उलझे हुए हैं, एक तरफ अपना कोई भी काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये नौकरी की भी आशा है, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे ना। तो उस काम को ढंग से कम कर पा रहे हैं, जैसे वहाँ पर आपको 15-20 हज़ार रुपये कमा ले रहे होंगे और सोच रहे हैं कि आप परमानेंट हो जाएंगे तो 70-80 हज़ार रुपये मिलेगा। लेकिन आप प्राइवेट जो शिक्षा मित्र हैं जो टेट फेल हैं उनका कुछ नहीं होगा, तो आप इसको छोड़ दीजिए, मन लगाकर यहाँ काम कीजिए। जो भी काम करना है आप लोग 15,000 की जगह आप लोग 50,000 कमाएंगे, ये मेरा दावा है। जब पूरे मन से आप एक काम को करेंगे, भाई भागना पड़ता होगा, बहुत सारी चीज़ें तो करनी पड़ती होंगी, फॉर्मेलिटी वगैरह, इसलिए छोड़ दीजिए ऐसी नौकरी को। अगर मन नहीं लग रहा तो छोड़ दीजिए, नहीं तो कान पकड़ के तो निकाला ही जाएगा। यहाँ पर लिखा, मंडल के सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से स्कूल व शिक्षा मित्रों की सूची मांगी गई है। जो शिक्षा मित्र इस तरह से बार बार लंबी छुट्टी ले रहे हैं उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। श्याम किशोर तिवारी, एडी बेसिक, लखनऊ मंडल। और इसीलिए मैं सभी से कहता भी हूँ कि पहले आप लोग सोच लीजिए, जब छोटी नौकरियों का जब फॉर्म भरते हैं, आवेदन करते हैं, तो पहले सोच लीजिए कि इतना मिलेगा, करना या नहीं करना है। अगली सूचना है पॉलिटेक्निक में एडमिशन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है, लेकिन बड़ा बदलाव इस बार किया गया। पॉलिटेक्निक में 0 अंक पाने वालों का इस बार नहीं होगा प्रवेश। और अभी तक क्या था कि जो प्राइवेट विद्यालय है, जो हाल डीएलएड बीएड का है वही हाल हर जगह है। तो चूंकि सरकारी नौकरियों की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है, विद्यार्थियों का जो रुझान है वो कम हो गया है। तो पहले क्या होता था कि अगर कम नंबर भी है तो जो प्राइवेट विद्यालय थे, जो निजी विद्यालय थे, वो एडमिशन ले लिया करते थे बी फार्मा वगैरह में, डी फार्मा वगैरह में, डिप्लोमा की चूँकि इसमें मार्कशीट मिलती है। तो लिखा, पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो रही है और इस बार बदले नियमों के तहत सभी जिलों में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा शुरू होगी। प्रवेश परीक्षा में 0 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश नहीं होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से जारी नियमों के तहत 100 प्रश्नों वाली परीक्षा में कम से कम 1 प्रश्न सही करना होगा। पहले परीक्षा में शामिल होने वाले और 0 मिलने के बावजूद अभ्यर्थियों का प्रवेश हो जाया करता था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद और प्रवेश के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया वो बुधवार से शुरू होकर के 30 अप्रैल को समाप्त होगी। आप लोग जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कि निजी संस्थानों में
इस समय हड़कंप मच गया है। यह देखिए, नए नियम लागू होने से निजी संस्थानों के संचालकों की नींद उड़ गई है। शून्य अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का निजी संस्थानों में प्रवेश हो जाता था। निजी संस्थान में प्रवेश के लिए केवल पॉलिटेक्निक परीक्षा में बैठना अनिवार्य होता था। तो ये नियम तो सही है भाई, नियम का तो स्वागत होना चाहिए। ऐसे ऐसे इंजीनियर अगर आज आ जाएंगे तो क्या होगा विभागों का, जिनका 0 नंबर होगा। ये हो गया आज का वीडियो। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि ये चीज़ें जो हुई हैं वो सही है या गलत है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।